Hello everyone, welcome back to our channel Trading Friday. Myself Manish Varyani and I'm a chartered accountant and a CFA by profession. आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया IPO। क्या यह आईपीओ आपको अच्छा मुनाफा दे सकता है? इसकी डेट क्या होगी? इसका प्राइस क्या रह सकता है? इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या रहेगा? और इससे जुड़ी हर जरूरी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो आप मेक श्योर कीजिएगा इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं देन आप हमें सब्सक्राइब जरूर करके जाइए एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट आप कभी मिस ना करें। तो चलिए फटाफट से जान लेते हैं एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। देखिए, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स राइट नाउ वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों में से एक है। और भारतीय बाजारों में अगर मैं केवल इंडियन मार्केट की बात करूं तो इसमें इसने काफी ज्यादा पकड़ बनाए रखी है। अगर आप बात करें टीवी की बात करूं मैं, या फिर रेफ्रिजरेटर की बात करूं, या फिर मैं वॉशिंग मशीन की बात करूं, या फिर मैं किसी की भी बात करूं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम हो, अगर आप देखते हैं कि मुझे उसमें टॉप ब्रांड चाहिए तो टॉप ब्रांड में एलजी का नाम सबसे ऊपर आता है इस टाइम पर। तो यानी कि इसने एक बहुत ज्यादा मजबूत पकड़ यहाँ पर बना रखी है। अगर मैं पिछले 3 सालों की बात करूं, पिछले 3 सालों में इस कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस कमाया, तो अगर मैं उन सब के बारे में बात करूं तो अगर आप देखेंगे 2021-22 की अगर मैं बात करूं, 2021-22 में इस कंपनी ने लगभग 17,190 करोड़ के आसपास का टर्नओवर दिखाया है। और उसमें इसने लगभग अपन देखें तो 1180 करोड़ का कंपनी ने यहाँ पर नेट प्रॉफिट कमाया। मैं नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। ये कंपनी उन कंपनियों में से नहीं है जो अभी आपको रिसेंट आईपीओ आते हुए देखने को मिलते हैं, जिनमें आपको लगातार लॉस ही लॉस देखने को मिलता है। अपन बोलते हैं लॉस कम हो गया है, लॉस थोड़ा बढ़ गया है। यहाँ लॉस की बात ही नहीं हो रही है, कंपनी प्रॉफिट में है। अगर मैं अगले साल की बात करूं यानी 22-23 की बात करूं तो कंपनी ने 20,112 करोड़ का टर्नओवर दिया, जिसमें कंपनी ने लगभग 1,345 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया है। और उसके अगले साल में अगर चले यानी कि जो 2023 जो जिसका लेटेस्ट डेटा अवेलेबल है, उस टाइम पर कंपनी ने 21,352 करोड़ का टर्नओवर दिया, जिसमें कंपनी ने 1,511 करोड़ का आसपास का प्रॉफिट दिया। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि नंबर खराब है। मैं क्यों नहीं बोलूंगा? क्योंकि देखिए इसमें धीरे धीरे हमें ग्रोथ देखने को मिली है। 1180 से फिर ये 1300 हो गया, लगभग मैं बोलूंगा यहाँ पर 10% की ग्रोथ देखने को मिली। यहाँ पर ही मुझे लगभग 10% के आसपास की यहाँ पर मुझे पूरी पूरी ग्रोथ देखने को मिली है। तो अगर मैं फाइनेंशियल वाइज बोलूँ तो ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा सही और या फिर मैं बोलूँगा ठीक ठाक ही यहाँ पर काम कर रही है। लेकिन आपका इसमें ये जानना जरूरी होता है कि इसके कॉम्पिटिटर की अगर मैं बात करें, कॉम्पिटिटर की मैं बात करूं तो उसके कंपैरिजन में ये कंपनी कैसा करती है। तो मैं बोलूं कि अगर मैं स्मार्टफोन की बात करूं या हाई एंड टीवी सेगमेंट की बात करूं, स्मार्टफोन या हाई एंड टीवी सेगमेंट में दोनों में ही कंपनी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती है। यहाँ कौन कंपनी का अच्छा परफॉर्म कर रही है? यहाँ आपकी कर रही है, लेट मी जस्ट इरेज दिस, यहाँ आपकी जो सैमसंग है या फिर मैं सोनी की बात करूं, ये तो उन्होंने काफ़ी अच्छा अपनी परफॉर्मेंस दिखा रखी है। जबकि एलजी, आपने भी नोटिस करा होगा, अगर आप टीवी लेने जाते हो तो आप एलजी की टीवी इतना ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते हो जितने कि आप सैमसंग की देते हो या फिर सोनी की देते हो। तो इस एंड में बोलूँगा कि ये थोड़ा पीछे है कंपनियों से। वहीं अगर मैं बात करूँ कि सेल्स और सर्विस नेटवर्क कितना है, देखिए आफ्टर सेल सर्विस या फिर जो नेटवर्क होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो उसमें सबसे आगे कौन चल रहा है इस टाइम पर? आपका यहाँ पर वर्लपूल चल रहा है या फिर गोदरेज चल रहा है। तो इस मामले में भी ये कंपनी यहाँ पर थोड़ा बहुत पीछे देखने को मिल रही है। और अगर मैं एडवर्टीजमेंट की बात करूँ तो एडवर्टीजमेंट में मुझे कहने की जरूरत नहीं है, नंबर 1 पर जो आपका चलता है वो सैमसंग ही चलता है। लेकिन फिर भी अगर देखें कि इस कंपनी ने यानी केवल एलजी की बात करूँ कितना मार्केट शेयर ले रखा है, तो मार्केट शेयर की बात करूँ तो विशेष रूप से यानी कि स्पेसिफिकली अगर मैं एयर कंडीशनर की बात करूं तो एयर कंडीशनर में कंपनी ने 31% बाजार में अपनी हिस्सेदारी ले रखी है। भले ही कंपनी टीवी में इतना अच्छा काम नहीं कर रही है, भले ही कंपनी मोबाइल में इतना अच्छा काम नहीं कर रही है, भले ही कंपनी फ्रिज में इतना अच्छा काम नहीं करती है, लेकिन अगर एसी की बात आती है तो कंपनी ने वहां पर 31% की हिस्सेदारी मार्केट शेयर ले रखा है। तो ये थी कंपनी के बारे में जनरल डिटेल। अब क्वेश्चन आता है कि ये आईपीओ हमें कब देखने को मिल सकता है? देखिए इसका टेंटेटिवली माना जा रहा है कि ये आपको फर्स्ट हाफ में देखने को मिल सकता है। फर्स्ट हाफ का मतलब मेरा ये मानना है कि आपको ये अप्रैल या मई के आसपास ये आईपीओ आपको ओपन होता हुआ देखने को मिल सकता है। आईपीओ के साइज की बात करूं तो अभी तक आईपीओ का जो साइज हमें पता चल रहा है वो लगभग 15,000 करोड़ के आसपास का इसका आईपीओ साइज होने वाला है, जो मैं बोलूंगा काफी ज्यादा बड़ा है। लेकिन इसमें एक दिक्कत ये है, इसमें दिक्कत ये है कि ओएफएस है, यानी कि जो इसका पैसा है वो कंपनी में ना जाकर कहाँ लगेगा? इसका पैसा पूरी तरह से जो इसके शेयर होल्डर होंगे, जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर है, वो अपना स्टेक बेचेंगे और उसके बदले में आप उनको पैसा देंगे और वो आपको शेयर देंगे। तो यानी कि कंपनी के पास ये पैसा नहीं जाने वाला 15,000 करोड़, ये पूरी तरह से ओएफएस ही है।
अब दूसरा इसमें एक डाउट ये आ जाता है, क्योंकि आईपीओ का साइज़ बहुत बड़ा है, तो हमारा ये जानना भी ज़रूरी है कि जो रीसेंट में जो इतने बड़े-बड़े आईपीओ आपके आए थे, उन्होंने कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया था मार्केट में। तो मैं लेट मी जस्ट इरेज़ दिस थिंग अगेन। अगर मैं बात करूँ Hyundai की, जो सबसे लेटेस्ट वाला था, Hyundai की जो आईपीओ की साइज़ थी, वो 27,870 का 70 के आसपास का आईपीओ साइज़ आया था, जिसने लिस्टिंग परफॉर्मेंस जो बोलूँ तो 1.32% का हमें डिस्काउंट दिया था। यानी कि चाहे ये मैटर नहीं करता कि आईपीओ का साइज़ कितना बड़ा आ रहा है, मैटर उसका करता है कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उसको कितनी ज़्यादा वैल्यू मिल रही है, ग्रे मार्केट में उसका प्रीमियम कितना है, कितनी ज़्यादा उसकी डिमांड है। आप देखेंगे Hyundai 27,000 करोड़ के आसपास का था, लेकिन फिर भी ये किस पर खुला, डिस्काउंट पर खुला, और सेम डे में भी ये 4% के आसपास हमें डिक्लाइन देखने को मिला। वहीं अगर मैं एनटीपीसी ग्रीन की बात करूँ, एनटीपीसी ग्रीन की आईपीओ की बात करूँ तो 10,000 करोड़ का ये भी आईपीओ साइज रहा था, और इसके दिन हमें 3% के आसपास लिस्टिंग गेन देखने को मिला, और सेम डे पर कंपनी ने 10% का हमें गेन दिखाया। तो नो डाउट इसके फंडामेंटल अच्छा था, इसकी वैल्यू अच्छी थी, तो इस टाइम पर इसने थोड़ा बहुत हमें यहाँ पर गेन दिखाया। लेकिन वहीं अगर मैं पेटीएम की बात करूँ, पेटीएम का आईपीओ का जो साइज था 18,300 करोड़ के आसपास था, और कंपनी कितने पर खुली थी, 9.3%, यानी बोलूँ लगभग 10% के डिस्काउंट पर खुली थी। और उसके अलावा उसी दिन इस कंपनी ने 27% का डिस्काउंट हमें दिया था। यानी कि आपका एक ही दिन में अगर आपने 15,000 लगाए थे, तो लगभग आपके 4,500 सेम डे ही वाइप ऑफ हो गए थे। तो आईपीओ इज ऑल अबाउट सब्जेक्ट टू रिस्क। वो आपको देखना पड़ता है कि आपका व्यू पॉइंट क्या है, आपको लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, बेस्ड ऑन आपका जो भी एडवाइजर है, फाइनेंशियल एडवाइजर, उससे पूछकर आप डिस्कस करें। इसके अलावा एक और मैं आईपीओ की बात करूं, क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस आईपीओ के टाइम पर मैं बोलूँगा अच्छी थी। मैं स्विगी की बात कर रहा हूँ। स्विगी का जो आईपीओ साइज था 11,327 के आसपास था, जिसने 3% का हमें गेन दिया था, और सेम नेवर लेट मी ओके, स्क्रीन बंद हो गई है, लेट मी जस्ट शो इट राइट इट हियर ओनली। अगर सेम डे पर उसने लगभग हमें 10% के आसपास हमें गेन देखने को मिला था। तो ये थी पूरी जो रिसेंट में जितने भी 10,000 करोड़ के आईपीओ हैं, उससे ऊपर के आईपीओ थे, उन्होंने कैसा परफॉर्मेंस दिया उसके बारे में मैंने डिस्कस करा था। अगर आपको हमारे एनालिसिस पसंद आता है, देन मेक श्योर कीजिए आप हमें लाइक करके जाइए, और आप अगर चैनल पर पहली बार आए, देन हमें सब्सक्राइब भी करके जाइए। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।